Welcome to my channel. Today we will discuss the Renaissance time period in the English society और किस तरीके से रेनेसा टाइम पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को इम्पैक्ट किया, अफेक्ट किया और किस तरीके से उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो इंग्लिश लिटरेचर में अपीयर हुए। और अगर हम रेनेसा के वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो रेनेसा इज़ द वर्ड विच मीन्स रीबर्थ करना, रिवाइव करना। किस चीज़ को रिवाइव करना? ये वो टाइम पीरियड था जब इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रही थी, रीबर्थ हो रही थी रिलीजन की, नॉलेज की और सोसाइटी की। और आप कह सकते हैं ये वो टाइम पीरियड था जब पूरी इंग्लिश सोसाइटी जी जो थी वो तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी। उसका एक मेन रीज़न सोशल स्टेबिलिटी था। हमेशा सोशल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के थ्रू गेट की जाती है। उस सोसाइटी के अंदर जब क्लास डिफरेंसेस कम हो जाते हैं, लोग जो है उनके पास मनी जैसी पावर एग्जिस्ट करने लग जाती है, तो सोशल स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ पे भी जो इंग्लैंड थी उसकी हुकूमत मशरिक़ से लेकर मगरिब तक थी। उसने सिर्फ और सिर्फ बाय रोड्स के थ्रू डिफरेंट रीजन से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्ज़ा नहीं किया, उन्हें कॉलोनीज़ नहीं बनाया, बल्कि जो बाय सी था शिप्स का इस्तेमाल किया और दुनिया की वो मंडियाँ जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, जो थे सी रूट्स के थ्रू वहाँ पहुँच गए। ऐसे आइलैंड्स जो कि आप कह सकते हैं जिनके चारों तरफ पानी था, इंग्लैंड की जो थी नेवी, और आप कह सकते हैं कि उनकी जो नेवी जितनी स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से उसने जो है उन मंडियों तक भी पहुंचना मुमकिन हो सका। और इस तरह जो इंग्लैंड है उसने कॉमर्स और ट्रेड के अंदर जो है मेजर प्रोग्रेस की। टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों पर टैक्स इम्पोज किए गए और सिटीज़ जो है ग्रो कर गए। और इसके अलावा जो फ्लोरेंस था बिकम द वेल्दी सिटी इन स्पाइट ऑफ इट्स इनलैंड लोकेशन अवे फ्रॉम द मेजर ट्रेड रूट्स। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो उस टाइम के अंदर इटली जो थी उसकी इकोनॉमिक पावर जो थी बहुत ज़्यादा फेमस थी। उस टाइम के अंदर जब लेट 14वीं सदी का जो टाइम पीरियड था लेट, उस टाइम के अंदर बहुत से जो दूसरे कंट्रीज़ के जो रूलर थे, हुक्मरान थे, उन्होंने क्या जो इटली की जो इकोनॉमिक पावर थी ना, कि उनकी वेल्थ और जिस तरीके से वो ट्रेड कर रहे थे उसको चैलेंज किया और उन्होंने क्या करना, अपनी पावर्स को ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश की। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसमें वो कहता है कि पोर्चुगाल जो था उसने, जिसे अब उर्दू में पुर्तगाल भी कहते हैं, पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने जो थे इटली का जो इन्फ्लुएंस था उसको मज़ीद डिक्रीज़ किया और डायरेक्ट जो सी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद अपनी ट्रेड को एक्सपेंशन किया। कैसे कि एशिया के साथ उसने कनेक्टिविटी पॉसिबल कर दी एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। फिर 16th सेंचुरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ये हुआ चेंज कि जो लोग थे रस्टिक लाइफ को, जो विलेज लाइफ थी उसको खैराबाद कह के सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू हो गए। लंदन सिटी इस वक्त तकरीबन उस टाइम कोई 60,000 के लगभग पॉपुलेशन थी, जो कि जब इस रेवोल्यूशन रेनेसां टाइम पीरियड में तेज़ी के साथ माइग्रेशन की वजह से लोगों ने कंट्री साइड को छोड़ के लंदन सिटी की तरफ मूव किया और उस वक्त आबादी जो है तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच गई। इसी तरह फॉर्मेशन मूवमेंट का आगाज़ हुआ। रिफॉर्मेशन मूवमेंट बेसिकली वॉज पॉलिटिकल जो कम रिलीजियस मूवमेंट थी, जिसमें हेनरी एट वॉज द इनिशिएटर ऑफ दिस मूवमेंट। और हेनरी एट का अहम रोल था इस मूवमेंट में, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के अंदर। अगर हम अगर हम जाएं 1500 ईयर्स बैक, तो उस वक्त चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में। अब यहाँ पे जो सोसाइटी थी, यहाँ पे चर्च का इतना ज़्यादा रोल था कि जो डिसीजंस थे, पॉलिटिकल डिसीजंस भी चर्च करता था। उस टाइम के अंदर जो था इस मूवमेंट की वजह से चर्च जो है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से चर्च जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्रिश्चियंस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट है याद रखना है कि प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक जो चर्च है 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। अब ये जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने अपना चर्च खुद बनाया और एंग्लिकन जो चर्च था, दैट चर्च हैड नो पोप। अब उस टाइम के अंदर चर्च का तो होल्ड था। उस वक्त जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर जो थे प्रोटेस्टेंट ही रूल करते थे, उनके डिसीजन ही मतलब फुलफिल किए जा रहे होते थे। फिर उसके बाद ह्यूमनिज़्म और इंडिविजुअलिज़म का टाइम पीरियड था। रेनेसां वो टाइम पीरियड था जब
इंसान की डिग्निटी और उसकी वर्थ को एक्सेप्ट किया गया। ये एम्फेसाइज किया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और मैन है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। उस वक्त बहुत सी मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ, जिसमें से पाइनियर मूवमेंट्स जिन्होंने स्टार्ट की मार्टिन लूथर था। और इसी तरीके से द मूवमेंट ओरिजिनेटेड विद द स्टडी ऑफ द क्लासिकल कल्चर। मूवमेंट का आगाज़ तो हुआ क्लासिकल कल्चर के साथ, एंड द ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट नाउन कलेक्टिवली एज द ह्यूमैनिटीज़ के नाम से। ये वो टाइम पीरियड है जब इंडिविजुअल की, ह्यूमन बींग्स की जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उन पर फोकस किया गया और इंसान को, मैन को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कंसिडर किया गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में और सोशल स्टेबिलिटी के हवाले से ही चेंज नहीं आई इंग्लिश सोसाइटी में। जो इम्पोर्टेंट जो इजादात हुई, क्योंकि उस टाइम के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी प्रोग्रेस की, और यहाँ पे उस टाइम के अंदर ऐसा होता था कि जो बॉयज़ होते थे उनको तो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हासिल थी, लेकिन गर्ल्स को उसके मुकाबले में जो थी कम, आप कह सकते हैं लेस एजुकेशन, लिमिटेड किया जाता था ज़्यादातर घरों में। जैसे एम्ब्रॉयडरी सीख ली, म्यूज़िक सीख लिया, या फिर जैसे कुकिंग, या इस किस्म की हाउस होल्ड जो वर्क्स है उनको सिखाए जाते थे। और जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे थे वो भी बहुत ही लिमिटेड लोग थे जो कि अफोर्ड कर सकते थे एजुकेशन को। ये वो टाइम पीरियड है जब जो यूरोप के अंदर ये सारे ट्रेंड थे, बॉय और गर्ल्स, मतलब सेक्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था गर्ल्स के हवाले से भी। लेकिन रेनेसां टाइम पीरियड वाज द टाइम ऑफ लर्निंग। ये वो टाइम पीरियड था जब लोगों ने सीखना शुरू किया, और इट वाज द टाइम ऑफ स्कूल एज वी नो देम टुडे। ऐसे भी नहीं थे कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर बंदे को एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, दे कैन गेट द एजुकेशन आजकल जिस आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जो पब्लिक स्कूल थे वही सब कुछ थे, हुकूमत के बनाए हुए स्कूल्स स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ। और इसी तरह जो है ये एक सिस्टम था ग्रामर स्कूल का, वो उस वक्त राइज था। इसी तरह स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ऐसा वो टाइम पीरियड था जब आपके पास अब मशीनें नहीं थी। उस टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादातर जितनी भी प्रिंटिंग की जा रही थी, लोग जो लेते थे हाथ से लिखते थे पार्चमेंट के ऊपर या एनिमल स्किन्स के ऊपर, और उनको लिखना जो था इतना डिफ़िकल्ट होता था और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क होता था कि जब तक वो लिखाई मिटाई नहीं, स्मूथ और क्लीन नहीं होता, तब तक वो नया काम नहीं कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क था। लेकिन गुटेनबर्ग जो था, उसकी जो 1445 के अंदर उसने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी इन्वेंशन की। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन थी, इसकी वजह से पूरे के पूरे कहते हैं ना एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया यूरोप के अंदर, एंड इवेंचुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या था, अब बुक मेकिंग जो थी वो इजी हो गई, बुक को कॉपी करना। इसी तरीके से जो एलिस्ट्रेशंस बाय द हैंड करने का जो एक सिस्टम था वो भी कम हो गया। अब जो है प्रिंटिंग के थ्रू चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म में और कम वक्त के अंदर तैयार होने लग गई। और जिनको मतलब जाहिर है जब एक्सपेंसिव लोगों की जो पढ़ने वालों की जो ऑडियंस है वो भी बढ़ी। अब एक इम्पॉर्टेंट जो थेरी है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। ये वो टाइम पीरियड था, कॉपरनिकस थेरी बहुत ज़्यादा फेमस थी। डार्क एजिस का टाइम पीरियड था, जो ये कह रहे थे कि जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स, और इसी तरह जो सन है वो सारे के सारे जो है वो बेसिकली जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये बेसिकली फॉल्स थेरी थी। और उसके बाद जब तक कि गलीलियो का टाइम नहीं आया और जब तक टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं हुई, तब तक यही थेरी को जो थे चर्च और ये सब लोग जो थे उस वक्त इसी को करेक्ट कंसिडर करते थे। और लेकिन ऐसा हुआ कि इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप हो गई, जिसने जो इस थेरी को रिवर्स कर दिया। So Galileo was the first person to use the telescope to study the heavens. He made many discoveries, including that moon had a huge valleys and craters, and he also discovered the 4 moons orbiting the Jupiter. इस किस्म की इजादात हुई। अब अगर हम देखें रेनेसां पीरियड को, तो ये वो रेनेसां का जो पीरियड है वो ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आप इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रेनेसां पीरियड को इसमें एक एलिज़ाबेथन पीरियड है, ठीक है,
इसमें एक जैकोबिन पीरियड भी है, कैरोलाइन पीरियड भी है, और इस तरह वन बाय वन हम करके इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि एलिज़ाबेथन पीरियड थे, ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा था, एज ऑफ कमर्शियल एक्सपेंसिंग थी। उस टाइम जो ड्रामा था वो एट द पीक पर था, जिसमें शेक्सपियर का जो बहुत ज़्यादा रोल रहा है। इसी तरह मार्लो था, डॉक्टर फोस्टस, शेक्सपियर के मुख्तलिफ जो ड्रामे थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और मतलब पीक पे जो ड्रामा था उसने अपनी जो जितनी भी प्रोग्रेस है वो इंजॉय की। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हेनरी एट जो था किंग ऑफ इंग्लैंड था, और उसने क्या किया कि बिसाइड हिज 6 मैरिजेस हेनरी एट इज़ नोन फॉर हिज रोल इन द सेपरेशन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द पोप। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल ये था कि उसने कोशिश की, एक एफर्ट पुट की, किसी तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड को सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, और फ्रॉम द पोप, और रोमन कैथोलिक चर्च से। डोमेस्टिकली ही इज़ नोन फॉर द रेडिकल चेंजेस टू द इंग्लिश डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स टू द इंग्लैंड। हेनरी एट पास्ट अवे 1547 में उसकी डेथ हो गई। एलिज़ाबेथन जो पीरियड जो 16वीं सदी का टाइम पीरियड होता है, और फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ होती है वो उसका रिजीम होता है, उसका टाइम पीरियड होती है, और उसके साथ ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें आप कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हैड ए सेंट्रलाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इफेक्टिव गवर्नमेंट क्रिएट की इंग्लैंड ने, इसी तरह लार्जली एज द रिजल्ट ऑफ रिफॉर्म ऑफ हेनरी 7 एंड हेनरी 8। और इसी तरह इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो कंट्री बिगेन टू बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम द न्यू ईरा ऑफ द, जितने भी जो थे टास्क के जितने भी प्रोग्रेस अब कह सकते हैं ट्रेड्स के हवाले से, वो बहुत तेज़ी से था। जब ज़ाहिर बात है जब आपकी ट्रेड एक्सपेंशन होती है और आपकी अटलांटिक तक ट्रेड चली जाए, और फिर उसके बाद आप एशिया तक रसाई, गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर लेते हैं, और हर चीज़ आपकी इन हैंड हो जाती है, तो बेसिकली आप हर चीज़ जो है गवर्नमेंट, उसका मेन रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है, उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपेंशन कर पाती है अपनी। इसी तरह हर हर चीज़ जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये वो ईरा था जब आप कह सकते हैं ईरा ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म भी था, बिकॉज दिस पीरियड पीपल बिकेम मोर पैट्रियट। अब लोगों ने जो लिखना शुरू किया वो उसमें उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती थी। मैनी पीपल वर्क फॉर द रिलीजन एंड डिस्पाइट देयर वेरिड थेरीज। अब हो सकता है कोई प्रोटेस्टेंट हो, कोई कैथोलिक हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, कोई भी मिनॉरिटी एग्जिस्ट कर सकती थी सोसाइटी में, रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ कल्चर वाज बेस्ट फॉर द नेशन। द स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ हिस्टोग्राफी दैट मॉडर्निस्ट एंड नेशनलिस्ट used all these theories that were रिमार्केबली सिमिलर। अब वो जितने भी लोग थे, चाहे वो हिस्टोरियंस थे, मॉडर्निस्ट आप कह सकते हैं, नेशनलिस्ट थे, जितने भी लोग थे वो सब के सब, उनका जो कॉन्सेप्ट, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी कल्चर के साथ था, चाहे वो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, सब के सब जो थे वो बेसिकली वो उनके अंदर उनके वर्क के अंदर, चाहे वो जितने मर्जी रिलीजियस थे, उनके वर्क के अंदर जो था नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म का बहुत ज़्यादा एलिमेंट था। सो जो क्वीन एलिज़ाबेथ का इसमें बहुत बड़ा रोल है इन सब चीज़ों के अंदर। इसी तरह अगर हम कमर्शियल एक्सप्लोरेशन के हवाले से देखें तो हमेशा क्या होता है, कॉमर्स फॉर्म परहैप्स द मोस्ट पावरफुल मोटिव फॉर द एक्सप्लोरेशन। तभी जब एक्सप्लोरेशन तब हो रही होती है जब कॉमर्स और ट्रेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है किसी कंट्री की। और इसी तरीके से जो ईस्टर्न स्पाइस थे सिनेनम, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एशिया था अपने स्पाइस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, जिंजर की वजह से, और इस किस्म की जो प्रोडक्ट थी, लोकल प्रोडक्ट थी, वो सब की सब जो थी वो अब इंग्लैंड ने यहाँ से गेट करनी शुरू की और दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई। मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ कि उससे पहले जो था यूरोप जो है एशिया में एंट्री से पहले इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे दे डिडंट नो द टेस्ट ऑफ सॉल्ट। यहाँ से वो सॉल्ट लेके गए थे, और एक उससे पहले वो खाना जो था उनका फीका इंजॉय किया जाता था, यहीं से पास एशिया से लेके गए थे, और इस तरह उनकी जो डिशेज़ हैं उनको टेस्टी बनाया उन्होंने, एक जायका दिया। मतलब हर तरह से ट्रेड, और यहाँ से लेके जाना, वहाँ से लेके आना, जैसे चाय को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट को,
और इस तरह व्हेन द पीपल लिव्ड ऑन द सॉल्ट मीट ड्यूरिंग द without people were living without the salt during that time period, but they used the salt from the Asia. और इसी तरह उसने आप कह सकते हैं कि एशिया का बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा यहाँ के जो स्टोन्स थे, प्रेशियस स्टोन्स थे, इसके अलावा मुख्तलिफ परफ्यूम्स, ड्रग्स और जो थे गम्स थी, डाइस थे, वेरियस वुड्स था, वो सारे का सारा ईस्ट से ही आया था। जो अटालियन लोग थे हैड ऑलमोस्ट अ कंप्लीट मोनोपली ऑन द स्पाइस एंड डाई ट्रेड्स। उससे पहले जो इटली के लोग थे सिर्फ उन्हीं के पास था कि वही दुनिया में ट्रेड करते थे, डाइस वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह के लिए, स्पाइस के लिए। लेकिन जब इंग्लैंड, जहाँ पे एशिया गर्म पानी की सरजमीन पर गर्म पानी के इस इलाके में जैसे आप कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट में एंट्री हुई, तो उसके बाद जो था उनका जो होल्ड था वो ख़त्म हो गया। और Portugal was the first wheel to break the hold of the Italians on the foreign trade in the Elizabethan age of the exploration। ये वो एज थी जब उनकी जो मोनोपली थी वो ख़त्म हो गई। अब अगर आप लिटरेचर के हवाले से देखें तो ड्रामा, शेक्सपियर की ड्रामा था हेमलेट, बहुत ज़्यादा फेमस थे। किंग लेयर जैसे ड्रामे थे, लेजेंड मास्टरपीस थे। इसी तरह डॉक्टर फॉस्टस जो था मार्लो का, बहुत ज़्यादा फेमस था। इसी तरह बेन जॉनसन का अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस। ये वो वर्क था जिसने जो इंग्लिश लिटरेचर को बूम पर, पीक पर ले गया।